हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, यानी हम टेट एग्ज़ाम से संबंधित जो क्लास हमने शुरू की है, जो बैच हमने शुरू किया है, उसमें हम टॉपिक वाइज जितने भी साइकोलॉजी के टॉपिक एस्टेट, रीट, सीटेट से संबंधित है। लगभग मोस्टली टॉपिक खासकर रीट और एस्टेट में तो मोस्टली सेम टॉपिक आते हैं। तो जितने भी खासकर अभी जो करंट का रीट का एग्ज़ाम आया हुआ है, 25 अप्रैल को रीट का एग्ज़ाम होना है, तो उससे संबंधित ये वीडियो रहेगी। और साथ में एस्टेट वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि एस्टेट और रीट का सिलेबस है वो लगभग साइकोलॉजी का सेम है। तो टॉपिक भी इसमें सेम ही रहेंगे और क्वेश्चन भी रीट वाले एस्टेट में आते हैं, एस्टेट वाले रीट में आते हैं। और मोस्टली आप अगर रीट या एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर एस्टेट वाले छात्र हैं तो वो रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें, और अगर रीट के हैं तो एस्टेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। तो एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की लगभग हमने 40 वीडियो बनाई हुई है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट के में जाकर के एस्टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के एस्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। उसमें सब्जेक्ट वाइज जो डिस्कशन है वो ऑफिशियल आंसर के आधार पर किया गया है। और तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी है। और ये जो सारी वीडियो है, हमारा जो इसका सिलेबस है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित रहेगा। और यहीं से जो मोस्टली एग्जाम में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में कहें या हमारे इस बैच के अंदर कहें, हम टॉपिक वाइज पहले थ्योरिकल जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जो मुख्य चीज़ें हैं उन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनका जो है वो हम मतलब प्रैक्टिस है वो भी लेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर वो भी हमने तैयार किए हैं, तो वो भी हमारी इसी क्लास में लगातार चलते रहेंगे। जैसे ही हमारी क्लास ये मतलब एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसके बाद इसी टॉपिक के हम प्रैक्टिस पेपर भी आपके सामने लेकर आएंगे। और साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी लेते रहेंगे। और जो कॉमन पेपर है, चाहे हिंदी का या लैंग्वेज का कह लीजिए, उसके जो क्वेश्चन आंसर है या उसकी जो जितने भी टॉपिक है उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे टेट एग्ज़ाम से पहले। तो शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें हम अर्थ, इसकी जो पूरी बातें हैं, उपयोगिता, क्षेत्र, संबंधित प्रत्यय, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से इसका जो है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता हो भी शिक्षा मनोविज्ञान की जो भूमिका है, रोल ऑफ एजुकेशन या रोल ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन, तो वो क्या रहता है। आई होप सब जानते हैं, शिक्षा को सदैव ही समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। और प्राचीन काल से ही शिक्षा को सामाजिक या राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है। यानी अध्यापक को और जो शिक्षा है उसको समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरह से सम्मानित पद मिला हुआ है। तो यहीं से हमारा जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो भूमिका है वो समाज में पैदा होती है। और शिक्षा मनोविज्ञान का जो संपूर्ण संबंध है वो आपस में कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय है वो मनोविज्ञान को दिया जाता है। यानी एजुकेशन में जो क्रांति आई है उसका जो पूरा श्रेय है वो मनोविज्ञान साइकोलॉजी को दिया जाता है। मनोविज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता शिक्षा मनोविज्ञान यानी एजुकेशन साइकोलॉजी नामक एक नए विषय को जन्म दिया था। यानी मनोविज्ञान जो विषय है वो अलग एक विषय के रूप में उभर कर आया। पहले ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में अपना जो प्रभाव है वो समाज पे छोड़ा, लोगों पे छोड़ा। और शिक्षा के क्षेत्र में इसका जो योगदान है वो काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। शिक्षा की समस्त प्रक्रिया शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है। शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का उद्भव हुआ। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के साथ साथ शैक्षिक समस्याओं का समाधान खोजने में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधिकारिक प्रयोगों पर बालकों की प्रवृत्ति को समझने में सहायता की। यानी कहने का सीधा सा मतलब यही है, जब से साइकोलॉजी ने एजुकेशन के साथ अपना रोल अप किया है तब से जो शिक्षा का जो है मायना ही बदल गया है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में से क्रांति हुई है और वहाँ से एक तरह इसको बाल केंद्रित बना दिया गया। इन चाइल्ड सेंटर्ड प्रोसेस, छात्र को केंद्र में रख करके, छात्र को केंद्र बिंदु मान करके संपूर्ण वह एजुकेशन है वो उस पर आधारित रहती है। इसमें जो मुख्य भूमिका है वो छात्र की रहती है। मुख्य जो रोल है, करेक्टर है वो स्टूडेंट का रहता है। विद्यार्थी को, छात्र को मान करके ही शिक्षा प्रदान की जाती है। चाहे वो बालक किसी प्रकार से चाहे, उसको उसी भाषा में, उसी लय में, उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाए। और साथ ही शैक्षिक समस्याओं यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे को समस्याएं आ रही हैं उसका जो समाधान है वो भी एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा किया जाए। ये भी साइकोलॉजी की ही देन है। आगे चल करके हमारे पास इससे संबंधित दो शब्द आते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान एक शब्द युगम है, युग मतलब जोड़ा है, शिक्षा अलग है, मनोविज्ञान अलग है। तो शिक्षा तो मनोविज्ञान नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इन दोनों शब्दों के बारे में हम जानते हैं, क्या समझते हैं। इसमें एक थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि जो ध्यान देने योग्य बात, शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला जी स्टैनली हॉल ने 1889 में रखी थी। यानी औपचारिक जो आधारशिला है शिक्षा मनोविज्ञान की, वो 1889 में स्टैनली हॉल ने रखी थी। स्टैनली हॉल ने 1891 में अमेरिका में बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडागोजिकल सेमिनरी आरंभ की थी। तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो उसका सबसे पहले, यानी मनोविज्ञान जो शब्द है उसके बारे में अगर बात करें हम, तो जो मनोविज्ञान है वो इसको इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कह सकते हैं, और एजुकेशन साइकोलॉजी अलग चीज़ है। इन दो हमारे पास अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम अगर मनोविज्ञान की बात करें या साइकोलॉजी की बात करें, तो मनोविज्ञान की जो हमारी प्रकृति है वो दार्शनिक है। क्या है? दार्शनिक। अगर क्वेश्चन ये आ जाए मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो दार्शनिक है। दूसरा ये क्वेश्चन आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, इसमें शिक्षा नाम और जोड़ दिया जाए, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। क्या है? वैज्ञानिक। यानी साइकोलॉजी की जो प्रकृति है, यानी मनोविज्ञान की प्रकृति है वो तो दार्शनिक है, और साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी की प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। अगर शिक्षा नाम इसमें जोड़ दिया जाता है तो शिक्षा का मतलब है वैज्ञानिक ढंग से बच्चे की जो सामने समस्याएं आती है उसका समाधान करना। इसमें मतलब साइंस को लिया गया है, जोड़ा गया है, तर्क सहित इसको कह सकते हैं। एक दूसरा इसमें क्वेश्चन ये उठता है, जो मनोविज्ञान शब्द है, मनोविज्ञान जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो उसका सबसे पहले जो प्रयोग है मनोविज्ञान शब्द का, पहले सबसे पहले प्रयोग था रुडोल्फ गोइकल। रुडोल्फ गोइकल है, उन्होंने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। रुडोल्फ गोइकल ने कब किया था? 1590 ईस्वी में। किसने? क्या? यानी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकल ने 1590 ईस्वी में। ठीक है। और इसके बारे में हमने एक बात यहाँ की थी, शिक्षा और मनोविज्ञान दो अलग अलग चीज़ों के बारे में है। तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन कई बार ये उठ जाता है। तो जो हमारी शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय के रूप में कब आया? ये तो है 1920 ईस्वी में। यानी शिक्षा मनोविज्ञान अगर एक विषय के रूप में पूछ लिया जाए कब आया था, तो ये आया था 1920 ईस्वी। यानी शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक अलग विषय के रूप में कब आया था? 1920 ईस्वी में। इसी से मिलता हुआ एक और क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में कब आया था? एक शाखा के रूप में, यानी मनोविज्ञान की एक शाखा, उसकी फिलोसफी की एक शाखा हुआ करती थी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में कब आया था? 1900 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी 1900 में, 1920 नहीं है, 1900। यानी ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक शाखा के रूप में कब आया? 1900 में। अलग विषय के रूप में कब आया? 1920 ईस्वी में। दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखने योग्य हैं। ठीक है। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोइकल ने कब किया? 1590 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें थी, इसके बारे में थोड़ी सी क्लियर आपको होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। फिर हम साइकोलॉजी का मीनिंग भी जानेंगे। इसके बाद हम इससे संबंधित है प्रैक्टिस है वो भी करेंगे। शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से में अ प्रत्यय लगने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। ये क्वेश्चन आरटेट का जो एग्जाम हुआ करता था थोड़े कुछ साल पहले, आरटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। शिक्ष धातु का अर्थ है सीखना या सिखाना। तो एजुकेशन का मतलब हम ले सकते हैं सीखने सिखाने से। ठीक है। तो शिक्षा शब्द है उसका मतलब सीखने सिखाने से है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के शब्द एजुकेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं अभी, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम से निकला है। यानी एजुकेशन शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेशन शब्द वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। और एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से विकसित हुआ है? ये एजुकेटम से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? एजुकेटम। आगे बात करते हैं, एजुकेटम जो शब्द है, एजुकेटम शब्द है वो भी आगे चलकर किससे विकसित हुआ है? एजुकेटम यानी इसी भाषा के, यानी जो हमारी जो कह लीजिए लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के ए ड्यूको शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। यानी ई के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। और तो यहाँ से ई का अर्थ है अंदर से। ठीक है। ड्यूको का मतलब या एजू कह लीजिए इसको, एजू प्लस ड्यूको, तो अंदर से, और ड्यूको का मतलब है आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे की विकास, यानी आंतरिक रूप से विकास करना, सीधी भाषा में कह सकते हैं। तो एजुकेशन शब्द का मतलब हो गया अंदर से आगे की ओर बढ़ना। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो एजुकेटम, एजुसियर, तो इस तरह के शब्द भी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ इसका थोड़ा सा चित्र सा, डायग्राम सा बना है हमें। एजुकेशन शब्द है एजुसियर, एजुकेयर, एजुकेटम। ठीक है। एजुकेयर, एजुसियर, एजुकेटम। तो एजुकेयर का मतलब है विकसित करना, एजुसियर का मतलब होता है बाहर निकालना, एजुकेटम का मतलब शिक्षण की कला, टू ट्रेन। ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये भी माइंड में रख सकते हो।
चलिए अगली बात है। और तो ये एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, शिक्षा एजुकेशन का मिलन ले सकते हैं हम। शिक्षा एक सतत है, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूस, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो शिक्षा का दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण क्या है, शिक्षा विद्या है। शिक्षा सिक्स धातु से निकला है, विद्या का मतलब विद धातु है। शिक्षा का मतलब होता है सीखना, ग्रहण करना, जानना, व्यवहार में परिवर्तन, उचित अनुचित का पता होना, और हाँ, आत्मा का ज्ञान, स्वयं को जानना। ठीक है, तो ये इससे संबंधित बात थी। आगे हम बात करते हैं, ये भारतीय दृष्टिकोण था। अब शिक्षा का पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है, यानी शिक्षा को हम भारतीय दृष्टिकोण से कहें तो शिक्षा है, विद्या है, सीखना है, जानना है, व्यवहार में परिवर्तन है, आत्मा का ज्ञान है, स्वयं को जानना है, इस तरह की बातें होती है। लेकिन जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य विचारधारा है, उसमें इसको एजुकेशन से जोड़ा गया है। एजुकेशन शब्द है वो लैटिन शब्द की उत्पत्ति है, एजुकेटम, ई प्लस ड्यूको, अंदर से आगे की ओर बढ़ना, यानी आंतरिक रूप से विकास, जन्मजात शक्तियाँ प्रवृत्तियों को बढ़ाना। तो ठीक, टू लीड, ब्रिंग आउट, यानी शिक्षा का मतलब होता है सीखना या ग्रहण करना, और एजुकेशन का मतलब है अंदर से आगे की ओर बढ़ना। हम यहाँ से निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं शिक्षा शब्द का मतलब हो गया सीखना या सिखाना या जानना। ठीक है, और एजुकेशन का मतलब होता है अंदर से आगे की ओर बढ़ना, यानी आंतरिक शक्तियाँ, जन्मजात शक्तियाँ हैं, उनका विकास करना, उनको बढ़ाना। ठीक है, हाँ, आगे इसमें बात की गई है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, ये मुख्य बात है। शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा दो ध्रुवीय कह सकते हो इसको, दो ध्रुवीय इसको कहा गया। किसने कहा है? एडम्स ने इसको कहा है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, क्वेश्चन भी बनता है किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। एक तो शिक्षक हो गया, एक शिक्षार्थी हो गया, यानी अध्यापक और छात्र के मध्य की जो परस्पर क्रिया होती है उसी को क्या कहा है? शिक्षा कहा गया। लेकिन आगे चल करके जॉन डीवी ने कह दिया है कि ये त्रिध्रुवीय है, इसमें दो ध्रुव से यानी शिक्षक और छात्र से काम नहीं चलता, इसमें हमें एक तीसरा फैक्टर भी चाहिए, वो चाहिए शिक्षा यानी इन्वायरमेंट, इसको सामाजिक वातावरण है। यानी शिक्षा के लिए हमें तीन चीज़ें चाहिए, अध्यापक चाहिए, छात्र चाहिए और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब उसको कक्षा कक्ष होना चाहिए, या फिर जो पुस्तकें हैं, इन्वायरमेंट है, व्यवहार है, सामाजिक जो चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है, मतलब इस तरह की चीज़ें हैं वो सामाजिकता के दायरे में आती है। यानी वातावरण कह लीजिए, इन्वायरमेंट कह लीजिए, पाठ्यक्रम कह लीजिए, वो सारी चीज़ें भी ज़रूरी है। यानी एजुकेशन अगर बच्चे को देना चाहते हैं, हम कुछ बच्चे को सिखाना चाहते हैं, कुछ भी उसको अचीव करवाना चाहते हैं, बच्चा कुछ सीखना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? हम वातावरण के साथ, पाठ्यक्रम के साथ जो अंतःक्रिया है वो किसके बीच करेगा, यानी छात्र और जो शिक्षक हैं वो किसके बीच में अंतःक्रिया करें, उनके लिए कुछ ना कुछ तो उनके पास होने चाहिए जिससे वो बात कर सके, एक दूसरे को जोड़े रखे वो चीज़। तो वो चीज़ है सामाजिक वातावरण या पाठ्यक्रम। वही इन दोनों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, यानी अध्यापक और छात्र को जोड़ने की जो कड़ी है, मिलाने की कड़ी है, वो क्या है? पाठ्यक्रम या वो वातावरण होगा। इसलिए जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा है वो त्रिध्रुवीय है। और ध्रुव इसमें तीन कौन कौन से हैं? इसमें जो शिक्षार्थी है ये तो मुख्य रहता ही है, शिक्षक भी है, और सामाजिक वातावरण या पाठ्यक्रम, इसको इन्वायरमेंट को या करिकुलम को शामिल किया गया है। जबकि जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य के परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। आगे है, इसमें हम बात करें शिक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशन। इसका क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, हालांकि अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया है। शिक्षा के जो तीन प्रकार बताए गए हैं, एक तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। सीधी भाषा में कहें तो औपचारिक शिक्षा है वो होती है जो स्कूल में जाकर के रेगुलर सिस्टम के द्वारा दी जाती है, जिसमें एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, सिलेबस फिक्स होता है, टीचर फिक्स होते हैं, जो इसका एग्जामिनेशन का या एग्जाम का जो टाइम है वो फिक्स होता है, इसका रिजल्ट आता है, मूल्यांकन होता है, यानी सब कुछ उसमें फिक्स, निश्चित जिसको कह सकते हैं, निश्चित परिस्थितियों में, निश्चित समय अवधि में, निश्चित पाठ्यक्रम के साथ दी गई जो शिक्षा है उसको औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। यानी स्कूली शिक्षा जो रेगुलर हम स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के रेगुलर रूप से जो हम ग्रहण करते हैं उसको औपचारिक शिक्षा कहा गया, फॉर्मल एजुकेशन इसको बोला गया है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, ये एक ऐसी शिक्षा है जिसके उद्देश्य व परिस्थितियाँ निश्चित नहीं हो, अनौपचारिक शिक्षा कहा जाती है। मतलब इसको हम कह सकते हैं जो हमें समाज से मिलती है। ठीक है, शिक्षा है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। ये इसके रूप अलग अलग हैं, प्रकार अलग अलग हैं। तो औपचारिक शिक्षा में स्कूल में रेगुलर जाकर के मिलती है, जबकि
अनौपचारिक शिक्षा है वो हमें घर से, समाज से, परिवार से, दोस्तों से, अपने बड़े बुजुर्गों से, ठीक है, यानी हम कहीं से भी उसको अगर हमें कुछ मिलता है, अचीव होता है, सीखते हैं कुछ, अनुसरण करके, अनुकरण करके, किसी भी माध्यम से अगर कुछ भी सीखते हैं बिना किसी निश्चित बाउंडेशन के, यानी इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, ना सिखाया जाता, ना सीखा जाता, बल्कि जो नेचुरल रूप से सीखा जाता है, अपने आप जो सीखा जाता है, उसी को क्या कहा गया है? अनौपचारिक शिक्षा। एक इन दोनों के बीच की कड़ी है, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच की कड़ी है निरौपचारिक शिक्षा। ऐसी शिक्षा जिसके द्वारा उद्देश्य तो निश्चित हैं लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहा गया है। जैसे दूरस्थ यानी कोरस्पोंडेंस, यानी प्राइवेट, घर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा जिनको बोला जाता है, तो पत्राचार के द्वारा शिक्षा जिनको बोला जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको बोला जाता है, उसको क्या कहा है? निरौपचारिक शिक्षा, जिसमें हमारे पास सिलेबस तो फिक्स है लेकिन टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। हम जब मर्जी पढ़ें, हमें स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना, घर बैठ कर पढ़ना है, आज नहीं पढ़ना 2 दिन बाद पढ़ना है, इसके ऊपर हमें कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे जो कुछ एक इसमें बाउंडेशन होती है लेकिन इतनी बाउंडेशन नहीं होती जितनी हमें औपचारिक शिक्षा में, फॉर्मल एजुकेशन में होती है। इसमें हमें थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है पढ़ने से संबंधित। तो हाँ, ये शिक्षा की परिभाषाएं हैं, ये तो आई होप सब जानते भी होंगे, याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान शब्द का अर्थ। अब हमने एजुकेशन को पढ़ा, साइकोलॉजी शब्द को पढ़ा, अब हम मनोविज्ञान के अर्थ और चलते हैं। मनोविज्ञान का क्या अर्थ है? मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी का क्या है? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसी चीज़ें हमें डिस्कशन को नहीं मिलती बिल्कुल अच्छे से, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप रेगुलर इसको, क्योंकि हम थ्योरिकल चीज़ नहीं पढ़ते, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, वो सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं जो आपने क्वेश्चन एग्जाम में उसमें प्रैक्टिस में देखा वही सेम उसमें एग्जाम में आए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से इसको समझ लिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा, तो आप उसको क्लियर कर दोगे क्योंकि आपने इसको अच्छे से, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। तो मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है, तो लगातार आपको थोड़ा सा टाइम तो देखो निकालना पड़ता है हर एक चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक या दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब सीधा इसका है, मनुष्य के जो व्यवहार का अध्ययन उसको कहा गया है, ठीक है। मेंटल बिहेवियर, मानसिक बिहेवियर, ठीक है, और फिजिकल, दैहिक, शारीरिक जो प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कहीं ना कहीं उसको हम सीधे डायरेक्ट रूप से कह सकते हैं, जो मनोविज्ञान शब्द है या मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा से हम सीख सकते हैं, वहाँ हमें व्यवहार का अध्ययन नहीं होता, लेकिन जब साइकोलॉजी इसमें जुड़ जाती है, साइकोलॉजी का महत्व बढ़ जाता है, तो हम मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए इसको व्यवहार का विज्ञान भी आजकल कहा जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों एवं जीवों के अध्ययन भी सम्मिलित है। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है, यानी मनोविज्ञान मानव के या मनुष्य के मन का अध्ययन करती है। मन के अध्ययन के द्वारा ही उसके व्यवहार को जान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे ये भी बात करेंगे, मनोविज्ञान को जो शुरू में आत्मा का विज्ञान कहा गया था, फिर इसको मन का विज्ञान कहा गया था, फिर चेतना का विज्ञान इसको कहा गया था, धीरे धीरे करके इसको मानव व्यवहार का विज्ञान की संज्ञा दी गई। वर्तमान में ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस तरह तमाम बातें हम इसमें करने वाले हैं। आगे देखिए, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा की देन है? ग्रीक भाषा की देन है, यानी ग्रीक भाषा के 2 शब्द कौन कौन से? साइकी, ठीक है, इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है, ऐसा लिखा हुआ, प्लस लोगोस से मिलकर बना है, यानी ये दोनों शब्द है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, तो ये बात आपको क्लियर है। दूसरा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से, ठीक है, ठीक है। तो आगे हम कह सकते हैं इसको, जो 2 शब्द हैं, 2 शब्दों से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगोस। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको याद रखना है, दोनों को समझना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा है, चेतना है, व्यवहार है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो साइकी शब्द का मतलब है आत्मा, और सोल अथवा लोगोस, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सोल अथवा लोगोस, ये तो हमें पता होता है, लेकिन लोगोस शब्द है वो थोड़ा सा हमारे भाषा के अनुरूप नहीं है, ये ग्रीक भाषा से इसको अलग से किया गया है। तो लोगोस या सोल शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, ठीक है, या इसको नॉलेज भी कह सकते हैं। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान होना। क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान होना, ठीक है। आगे हम बात करें, हाँ, साइकोलॉजी का वो बनाया है साइकी या सोल प्लस लोगोस, साइंस, यानी यूनानी शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया
हमारे आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान जानना साइकोलॉजी शब्द का। ठीक है, तो डायरेक्ट रूप से पूछ सकता है साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है, तो आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का ज्ञान, आत्मा को जानना। आगे इसमें मनोविज्ञान से संबंधित परिभाषाएं दी गई है। तो ये करवेंड करो, मॉर्गन, वाटसन ने इसको धनात्मक विज्ञान कहा है, व्यवहार का विज्ञान भी इसको कहा है। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमारे सामने अभी हम कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, मनोविज्ञान का क्रमबद्ध जो विकास जिसको कह सकते हैं। मनोविज्ञान जो शुरू में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में आया था और धीरे धीरे ये मनोविज्ञान से अलग होकर के और दर्शन शास्त्र से जब मनोविज्ञान को अलग किया गया था, यानी हमारी जो मनोविज्ञान है इसको दर्शन शास्त्र की शाखा से जो अलग किया गया था वो उसका श्रेय किसको दिया जाती है, क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी मनोविज्ञान से दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी जिसको कहते हैं, उससे मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय है वो अमेरिकी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, विलियम जेम्स को जाता है। किसको जाता है? विलियम जेम्स को। क्या इसका मतलब, क्या मतलब है इसका? विलियम जेम्स का मतलब है ये इन्होंने हमारी जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसको दर्शन शास्त्र से अलग करने का जो काम है वो किया था। यानी मनोविज्ञान का अगर जनक कहने की बात करें, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ठीक है, और इन्होंने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी जो मनोविज्ञान की आधारशिला बन गई थी। और यहीं से मनोविज्ञान जो की एक प्रकार से शुरुआत हुई, एक अलग विषय के रूप में भी आया था हमारे सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया था। मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोयकल ने किया था। मनोविज्ञान एक अलग विषय के रूप में पहचान बनाने में तो विलियम जेम्स ने हेल्प की थी और विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और पहले ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में आया था। ठीक है, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में कब आया था? 1900 ईस्वी में। विषय के रूप में अलग कब आया था? 1920 ईस्वी में। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? दार्शनिक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? वैज्ञानिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ से हमारे साथ काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब मनोविज्ञान का हमारा जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसके बारे में बात करते हैं। मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध अध्ययन है उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मनोविज्ञान ये इसका क्रम है, सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया था या आत्मा का अध्ययन कह लीजिए। उसके बाद इसको मस्तिष्क या मन का विज्ञान कहा गया था, फिर इसको चेतना का विज्ञान कहा गया था और फिर इसको धीरे धीरे क्या कहा गया? मानव व्यवहार का विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान इसको कह सकते हैं। व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान भी इसको कहा जाता है। व्यवहार का अध्ययन भी इसको कहा जाता है, यानी मानव व्यवहार के अध्ययन वर्तमान में इसको संज्ञा दी जाती है। तो धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रुडोल्फ गोयकल का मतलब हमने समझ लिया। 1590 ईस्वी में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का इसने इस्तेमाल किया था रुडोल्फ गोयकल ने। वहीं से, क्योंकि इसको शुरू में आत्मा का अध्ययन ही कहा जाता था, मनोविज्ञान शब्द को आत्मा का अध्ययन के नाम से ही जानते थे। ठीक है, 1920 ईस्वी में जब ये अलग होकर के एक विषय के रूप में आया था तब इसको आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। ग्रीक या यूनानी विचारक हैं ये, प्लेटो अरस्तु से इसका जुड़ा हुआ है। अब ये कह दे भी जो आत्मा का विज्ञान इसको किसने कहा था, तो प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, डेकार्टो ने कहा था। ये दार्शनिक थे, उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। तो ये वो वैज्ञानिक है, वे दार्शनिक है जिन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया, पहचाना। ठीक है, और साइकोलॉजी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी इसी रूप में लिया गया है, यानी इसको आत्मा का अध्ययन भी कहा गया है। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो साइकोलॉजी को क्या कहता है? आत्मा का अध्ययन कहा गया है। ठीक है, हाँ, और इसका जो है फ्रांसिस जो डेकार्ट है, बाद में इन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया था। इनके बाद में प्लेटो, अरस्तु, रूसो के स्वीकार करने के बाद में इसको जो फ्रांसीसी जो दार्शनिक है डेकार्ट, उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया था। और 16वीं शताब्दी के शुरू से अंत तक इस बात को लेकर के स्वीकार किया गया था। यानी 16वीं शताब्दी के अंत में विद्वानों के द्वारा मनोविज्ञान की परिभाषा लास्ट में जाकर के अमान्य हो गई थी। यहाँ आकर के धीरे धीरे जो लोग हैं इस विचार से सहमत नहीं थे, यानी इसको आत्मा का विज्ञान कहना बंद कर दिया था। कब कर दिया था? 16वीं शताब्दी के शुरू से अंत तक इसको, यानी शुरू में इसको स्वीकार किया गया, लेकिन 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बाद में इसको कहते हैं अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद फिर हुआ क्या था? इसके बाद इसको मन का विज्ञान कहा गया था 16वीं शताब्दी के बाद में। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया था?
था, इसको मन का विज्ञान यानी 17वीं शताब्दी कह लीजिए। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में इसको क्या कहा गया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया था। और इसको किसने कहा था, ये इटली के पेम्पोनोजी थे, वुडवर्थ थे यानी मैकडूगल अच्छा विचारक या मनोवैज्ञानिक है, ये सारे लोग थे, इन्होंने इसको क्या कहा था, मन का विज्ञान कहा था। यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा को अस्वीकार हो जाने के बाद मध्ययुग 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया या स्वीकार किया था। तो अगर पेम्पोनोजी का नाम आता है या पेम्पोनोजी का नाम आता है तो वो इटली के थे, ठीक है। हाँ, तो लोक और बर्कली भी थे इसमें शामिल थे, और थॉमस रीड भी एक इटली के ही थे पेम्पोनोजी के साथ में। उन्होंने भी इसको मानव मस्तिष्क का अध्ययन इसको कहा था, यानी मन का विज्ञान इसको कहा गया था। और इसलिए कहा गया था कि मन चंचल होता है, मन को चंचल संज्ञा एक प्रकार से दी गई थी। ज्ञानेंद्रिय था, इंद्रियों का संचालन करना मन कहलाता है, यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो हम कुछ सीखते हैं उसको क्या कहा, मन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो कालांतर में जैसे जैसे समय बदलता गया, परिवर्तन होता गया, तो लोगों ने इस परिभाषा को यानी मन को, मनोविज्ञान को मन की संज्ञा देना भी बंद कर दिया था, इसको भी अस्वीकार कर लिया था, अमान्य घोषित कर दिया गया था। और बाद में क्या हुआ, बाद में इसको चेतना का अध्ययन कहा गया था, यानी ये मन का अध्ययन नहीं है। पहले अध्ययन का विज्ञान कहा गया, इसको आत्मा का अध्ययन कहा, इसको छोड़ दिया, फिर इसको कहा मस्तिष्क का अध्ययन है, मानव मन का अध्ययन है, फिर कहता है ये तो मन का अध्ययन भी नहीं है, अब इसको चेतना का अध्ययन कहना ज़्यादा उचित लोगों ने समझा था, ठीक है। और ये बात है 19वीं शताब्दी की, कब की बात है, 19वीं शताब्दी की, ठीक है। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जगह मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था। किसके रूप में स्वीकार किया गया था, चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, अमेरिका के जेम्स थे, जर्मनी के वुंट और टिचनर थे, ये तो इनका शिष्य ही था टिचनर, वुंट का, विलियम वुंट का, और सिगमंड फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक थे, ये भी इन्होंने इसको स्वीकार किया था। और सिगमंड फ्राइड ने तो इसके 3 रूप, चेतन, अर्धचेतन और अर्धचेतन संज्ञा इनको दी है, ठीक है। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की संज्ञा किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने दी थी। और इसने कहा था चेतन मस्तिष्क का वो 10% होता है जिसको जागृत अवस्था कहा गया है, इनके बारे में अलग अलग से भी बात करेंगे। 90% अचेतन मन होता है, और अर्धचेतन हो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है, ठीक है। और 19वीं शताब्दी के अंत में इसको भी अस्वीकार कर दिया गया था, और बाद में इसको क्या कहा गया था, मानव के व्यवहार का अध्ययन इसको कहना शुरू कर दिया था। यानी जो मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है, वो मानव के व्यवहार का अध्ययन है। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करके उसके कारण को जानना, वो तर्क सहित, तभी इसको क्या कहा, एजुकेशन साइकोलॉजी को, शिक्षा मनोविज्ञान में इसको वैज्ञानिक जो पद्धति है या वैज्ञानिक शिक्षा है, शिक्षा की पत्ती कौन सी है, वैज्ञानिक है। एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ विज्ञान साइंस को जोड़ दिया गया था, यानी कारण को जानना, तर्क के साथ इसको बताना, तो ये शब्द क्या हो गया, व्यवहार के अध्ययन के द्वारा इसका पता लगा सकते हैं। यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को यानी वर्तमान में कह सकते हैं, या अभी स्थिति वही है, मनोविज्ञान का वर्तमान जो रूप है वो व्यवहार का विज्ञान इसको कहा जाता है, और 20वीं शताब्दी से ये शुरू है, ठीक है। और इसको जानने वाले जो लोग थे, मानने वाले लोग थे, इनको संज्ञा किसने दी व्यवहार के विज्ञान की थी, वो थे व्यवहारवादी, वाटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, ये सब लोग थे, व्यवहारवादी थे। ये इन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया, अपने अपने तरीके से बच्चों के ऊपर, जीवों के ऊपर इनका अध्ययन किया, और वो कहते हैं वो जैसा व्यवहार करते हैं उनको उसी रूप में हम ढाल सकते हैं, सिखा सकते हैं, सीखा जा सकता है। तो व्यवहार का अध्ययन इसको ज़्यादा उचित इन लोगों ने माना था। और वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को एक ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि जो मनोविज्ञान है वो मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये था एक प्रकार से साइकोलॉजी शब्द के बारे में भी किस लोगों ने क्या कहा था। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को अपनी आत्मा का त्याग किया, हम ये भी समझ सकते हैं, इन्होंने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया था। फिर इन्होंने अपने मन का त्याग किया, मनो मस्तिष्क को त्याग दिया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार भी कर दिया था। अब यह मानव के व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान के रूप में एक अच्छी परिभाषा बन करके हमारे सामने आती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में, मस्तिष्क के बारे में जो विचार थे, ठीक है। अब एक बात और करते हैं, अभी हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, शिक्षा के बारे में भी समझा है, और साइकोलॉजी के बारे में भी जाना है, यानी एजुकेशन और साइकोलॉजी दोनों को हमने अलग अलग इसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। अब हम जानते हैं दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अगर हम संक्षिप्त रूप से जाने कि दोनों में अंतर क्या है, हाँ, तो शिक्षा, सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा शब्द के बारे में। हाँ, शिक्षा क्या है, शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन करना, व्यवहारिक चीज़ है, सामाजिक प्रक्रिया है। और मनोविज्ञान शब्द का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन करना, मनोवैज्ञानिक संबंध स्वीकार करता है, अध्ययन करने की प्रेरणा देता है, ठीक है। तो यहाँ तो हम जानते हैं जानना, सीखना, सिखाना,
समझना। और मनोविज्ञान का मतलब होता है यहाँ हम तर्क के साथ कोई चीज़ को करते हैं, कारण सहित करते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमें अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है और यहाँ हम कारण सहित उसको जानने की, समस्या का समाधान करने की जो प्रेरणा है वो हमें यहाँ मनोविज्ञान से मिलती है, ठीक है। तो यहाँ हम मानव व्यवहार का अध्ययन करके उसे परिवर्तन या परिमार्जित करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है, यानी मानव के व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या है, शिक्षा है। एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान की ये तीन है, ठीक है। तो इसमें मानव शिक्षा मनोविज्ञान, विज्ञान एवं कला दोनों ही इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये थे, और ये इसमें बिल्कुल सही इसमें यहाँ बात की गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी गई है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र बालक को माना गया है, यानी केंद्र बिंदु कौन है, बालक है। और रूसो ने तो इसके बारे में कहा है कि प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान SR थॉर्नडाइक थे, यानी थॉर्नडाइक थे, क्या थे वो, प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक तो बहुत थे, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो थॉर्नडाइक, उसमें प्रथम माना गया है रूसो के दृष्टिकोण के आधार पे। तो शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बच्चा है तो उसके व्यवहार का अध्ययन हम कैसे करते हैं, वो चीज़ इन्होंने स्वीकार की है। तो एग्जाम में नहीं आती इस तरह से क्वेश्चन है, वो हमें सिर्फ केवल डिस्कस करनी है। तो ये था हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आएंगे, और बाकी की जो बातें हैं, जैसे अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी साइकोलॉजी की जो अध्ययन की विधियाँ हैं, शिक्षण की जो विधियाँ हैं, जैसे निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, अंतर्दर्शन विधि है, बहिर्दर्शन विधि है, जीवन इतिहास विधि है, तुलनात्मक विधि है, मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट विधियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम जो इनकी विधियों के करने के बाद में भी, जैसे इंटरव्यू, साक्षात्कार एक विधि होती है, ठीक है, प्रश्नावली एक विधि होती है, और इद ईगो सुपर ईगो जो मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्राइड, उनके इद ईगो सुपर ईगो का क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, तो उनके ऊपर भी एक वीडियो हमारी रहेगी, है। तो ऐसा करते हैं कि पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा वो पूरा आपके लिए काम आएगा, एक मतलब टू द पॉइंट एक कॉन्सेप्ट को हम करेंगे। व्यवहारवाद के ऊपर हम काफ़ी बात करेंगे। व्यवहारवाद काफ़ी प्रभावी टॉपिक है, बिहेवियरिज्म इसका काफ़ी है, जिसके वॉटसन जो है, जॉन ब्रॉड्स वॉटसन जो मनोवैज्ञानिक थे, ये व्यवहारवाद के उत्पत्तिवाद हैं, उत्पत्ति इन्होंने की है। उसके बाद हम समग्रवाद, गेस्टाल्टवाद, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। मनोविश्लेषणवाद है, थ्योरी है, थॉर्नडाइक की है, स्किनर की है, पावलोव की है, कोहलबर्ग की है, तो इनकी थ्योरियाँ भी हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो लगातार हमारे चैनल पे आप बने रहें। वीडियो को अंत तक आप लोगों ने देखा, सुना, समझा, आपने इतना प्यार दिया, पीछे भी आपका प्यार बड़ा सराहनीय रहा है, बड़ा प्यार मिला है आप लोगों से, बड़ा सम्मान मिला है, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे चैनल पे बने रहने के लिए। आपका परिवार है जिसको हम जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, अपने परिवार को बड़ा कर सकें, उसमें आप सबका सहयोग रहा भी है और आगे भी रहेगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और हमारा मकसद यही रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर के आएँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो। आप जिस उद्देश्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार से जुड़े हैं, उस मकसद में हम कामयाब हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू।